स्टार्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल। कल हमने इंडो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा की। कुछ पहलू हैं, एक दो पहलू जो मेरे सामने नई सूचनाएं आई हैं या उन पर नज़र पड़ी है, उनमें कुछ एडिशन चाहूँगा, क्योंकि यह एडिशन उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो इंटरव्यू दे रहे हैं। और बार बार एक चीज़ पर मैं जोर दे रहा हूँ कि न्यूज़पेपर पर लगातार नज़र दौड़ाएं और प्रॉपरली न्यूज़पेपर पढ़ें, नहीं तो फिर आपकी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। अगर आपने मान लिया कि ये चीज़ हम तैयार कर चुके हैं, अब ये फाइनल है, कोई भी जवाब दे देंगे, तो आप संकट में हो सकते हैं इंटरव्यू में। जैसे एक कंटेक्स्ट आ रहा है कि बहुत तेजी से जो वर्ल्ड ऑर्डर है, अगर आप देखें, अब कितना बदलेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये चीजें सामने आ रही हैं कि बड़ी तेजी से कहीं ना कहीं जो है एक ट्रंप और अमेरिका फर्स्ट और अमेरिकन फर्स्ट, और मैं कहूँगा वो टैरिफ टेररिज्म ट्रंप का जो है, तो उसकी प्रतिक्रिया में आप देखेंगे कि बड़ी तेजी से रीशफलिंग हो रही है। और उस रीशफलिंग में देखेंगे कहीं ना कहीं चीन केंद्र में है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और समस्या यह है, मुझे डॉक्टर बच्चन से ही याद आ रहे हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने का दावा किया। तो उसकी भूमिका में वो लिखते हैं कि अब तक जितने भी इतिहास लिखे गए हिंदी साहित्य के, वे इतिहास या तो आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रभाव में लिखे गए या उसकी प्रतिक्रिया में लिखे गए। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की छाया से मुक्त रहकर हिंदी साहित्य का कोई दूसरा इतिहास नहीं लिखा गया। अब यह बात अलग है कि वो जो आशा जगाते हैं कि वो दूसरा इतिहास लिख रहे हैं, वे खुद भी आचार्य शुक्ल की छाया में सिमट करके रह जाते हैं, और जहां पर नया करने की कोशिश करते हैं वहां पर वो कमजोर साबित होते हैं। ये रेफरेंस मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये जो रिसफलिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है, उसके सेंटर में चाइना है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सेंटर में चाइना इसलिए है कि ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है, और हाथ चलाते रहिएगा क्योंकि आगे जो भी चर्चाएं होंगी अगले कुछ दिनों में, तो ये जो रीशफलिंग हो रही है देखेंगे, तो ट्रंप के टैरिफ रेजिम से सबसे अधिक प्रभावित चीन है नंबर 1 पोजीशन पर। नंबर 2 पोजीशन पर इंडिया है, नहीं, और उसके बाद आप अदर कंट्री की चर्चा करें जिसमें यूरोपियन यूनियन भी है। ठीक है। अब अभी जो इंटरनेशनल ट्रेड है,
अभी जो इंटरनेशनल ट्रेड मैकेनिज्म है उसकी समस्या क्या है, तो सप्लाई चेन पर आप देखेंगे चाइनीज डोमिनेंस है। जो आपूर्ति श्रृंखला है, अगर आप देखें उस पर चीनी नियंत्रण है, चीन का प्रभुत्व है। और अगर आप जाकर के देखें तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ट्रिगरिंग पॉइंट है। इस चीज को आपको समझना होगा। और अमेरिका ने जो अब अमेरिका की जो न्यू टैरिफ रेजिम है, इसके प्रति अगर आप देखें चाइनीज रिएक्शन, तो इसके प्रति चाइनीज रिएक्शन एग्रेसिव चाइनीज रिएक्शन है। और एग्रेसिव चाइनीज रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि चीन बहुत तेजी से नए बाजार को तलाशने की कोशिश कर रहा है और नए बाजारों को तलाशने की कोशिश में लग गया है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप देखेंगे कि ट्रंप के इस न्यू टैरिफ रेजिम के तमाम दबावों के बावजूद चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड कम नहीं हुआ है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखें 2025 में चाइना का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कम होने की बजाय बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और यह 1.2 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर है। और 1.2 ट्रिलियन डॉलर का मतलब समझ रहे होंगे या समझने में कोई दिक्कत है? 1200 बिलियन डॉलर, नंबर 1। नंबर 2 आप देखेंगे चाइना के अमेरिका के साथ जो ट्रेड है उनमें तीव्र गिरावट का रुझान आपको दिखता है। व्यापार घाटे में भी तेजी से कमी दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर चाइना के मेजर ट्रेड पार्टनर में अमेरिका को छोड़ दें तो जितने ट्रेड पार्टनर हैं सबके साथ व्यापार में आपको वृद्धि दिखाई पड़ती है। इसका मतलब क्या है? चाइना अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश में बहुत हद तक सफल है। उसने अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई किया है और अमेरिका ने जो दबाव निर्मित किया उस दबाव को वो बहुत हद तक काउंटर कर पाने की स्थिति में है। अब अगर आप जाकर के देखें इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पीछे एक फैक्टर चीन भी बतलाया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है यूरोपियन कंट्री की दुविधा क्या है? आप यूरोपियन कंट्री की दुविधा को समझें तो यूरोपियन कंट्रीज की दुविधा यह है कि वो चीन को छोड़ भी नहीं सकते और वो चीन को पकड़ भी नहीं सकते। नहीं, क्योंकि जो अमेरिकन प्रेशर बिल्डअप हो रहा है बेसिकली अगर आप जाकर के देखें तो मसला केवल ट्रेड तक सीमित नहीं है। नहीं, मसला है केवल अगर ट्रेड रिलेटेड होता, बिजनेस रिलेटेड होता तो एक बात होती। मसला केवल ट्रेड तक सीमित नहीं है, इसके जियो स्ट्रैटेजिक डायमेंशन है और यह पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को प्रभावित करने की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जाकर के देखें
तो आप यह पाएंगे कि एक और यूरोप की चिंता का विषय चीन को लेकर जो है, नंबर 1 सप्लाई चेन पर चीन का बढ़ता हुआ नियंत्रण, ग्लोबल सप्लाई चेन पर चीन का बढ़ता हुआ नियंत्रण, नंबर 1। नंबर 2 अगर आप जाकर के देखें, चाइनीज एक्सपोर्ट भी यूरोप के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट जो है सस्ते चीनी उत्पादों से भरे हैं और इसके कारण यूरोपियन डोमेस्टिक इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, यूरोपियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है। तीसरे कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, जो चाइना और यूरोप के कंटेक्स्ट में उभर करके आता, वह यह कि चीनी व्यापार संतुलन भी, चीनी व्यापार अधिशेष भी उनके लिए चिंता का विषय बनकर आ रहा है। और चौथी चीज, चीनी रणनीति, एक मसला तकनीक की चोरी का भी है। समझे, चीन और भारत में एक अंतर है, ठीक है। क्यों चाइनीज कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, और भारत वहां पर क्यों पिछड़ता है, तो उसका एक मोरल एथिकल कंटेक्स्ट भी है। ये सुना होगा ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो चीनी कंपनियां जो हैं अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए साम दाम दंड भेद हर प्रकार की रणनीति अपनाती हैं, हर तरीके का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो चाइनीज बिजनेस स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो मोरली एथिकली करप्ट है। इंडियन कंटेक्स्ट में देखेंगे तो वो चीजें नहीं है। एक तो चीन की तरह हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, और दूसरा हमारे बिजनेस प्रैक्टिसेस जो हैं नहीं, उनमें वो स्पेसिफिक क्रिएट नहीं होता। तो एक तो कहीं ना कहीं चीन यूरोप के लिए भी चिंता का विषय है, और ऑब्वियसली एक और अमेरिकी प्रेशर को काउंटर करने के लिए यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं चाइना के साथ क्लोजनेस बढ़ाने में भी लगे हुए हैं। अभी जैसे देखें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चीनी दौरे पर हैं, नहीं, इसके पहले अगर आप जाकर के देखें फ्रेंच प्रेसिडेंट गए हुए थे, नेक्स्ट जो है जर्मन चांसलर का भी प्लान्ड है वहां का दौरा, और लगातार मैसेज देने की कोशिश कहां हो रही है, ट्रंप और अमेरिका को लगातार मैसेज देने की कोशिश हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं यूरोप भी लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि चीन पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करे। यूरोप भी लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि वह अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करे, एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करे। और चीन के कारण यूरोपियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, कहीं ना कहीं उस प्रेशर को वह रिलीज करे। मतलब एक ब्रीदिंग स्पेस जो है, एक ब्रीदिंग स्पेस जो है, वह ब्रीदिंग स्पेस किसको मिले? यूरोपियन कंपनी को मिले, यूरोपियन इंडस्ट्री को मिले। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो इंडिया और यूरोप के बीच जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है,
अगर आप जाकर के देखें तो इस एग्रीमेंट से चीन के भी लाभान्वित होने की संभावना है। और चीन के लाभान्वित होने की संभावना क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें तो यूरोपियन कंपनियां जो हैं, यूरोपियन कंपनियों ने जो है मतलब चीन के चीप लेबर को और यूरोपियन कंपनियों ने चीन के चीपर ऑपरेशनल कॉस्ट को का लाभ उठाने के लिए अपनी जो फैक्ट्रियां चीन में स्थापित की हैं यूरोपियन कंपनियों ने। और अगर आप इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो वहां से प्रोडक्शन करके वो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई कर रही हैं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऑब्वियसली आप जाकर के देखें, चाहे हम वाइन इंडस्ट्री की बात करें, हम इक्विपमेंट मशीनरी की बात करें, हम ऑप्टिकल की बात करें, हम मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट की बात करें, हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की बात करें, तो कहीं ना कहीं इन तमाम संदर्भों में यूरोपियन कंपनियों के जो ऑपरेशनल पॉइंट वहां पर मौजूद हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट वहां पर मौजूद हैं, नहीं वो सोर्स के रूप में काम करेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? तो यह दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरी चीज जो मैं रेफर करना चाहूंगा, क्योंकि कल जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर हमारी आपके साथ चर्चा हो रही थी, और फिर मैं कहूंगा लगातार जो आलेख आ रहे हैं इस पर पढ़ें, और केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ें कि ये इंडो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में हमको देखना है। इसको आप ग्लोबल इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, इसको आप जो ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, उसको आप इंडियन इकोनॉमी के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में देखें। जब तक इन सारे डायमेंशन से कनेक्ट करके आप नहीं देखेंगे तब तक आप सोच पाने और काउंटर क्वेश्चन को रेस्पॉन्ड कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो जैसे कल मेरी चर्चा हो रही थी ऑटोमोबाइल सेक्टर के कंटेक्स्ट में एफटीए का इंपैक्ट, और मैंने कहा था कि इंडिया प्राइमरली स्मॉल और मीडियम जो है कैटेगरी के कारों का उत्पादन करता, जबकि यूरोपियन यूनियन का फोकस जो है वो बड़े लग्जरियस कारों के प्रोडक्शन पर है। और कहीं ना कहीं जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इस बात का ख्याल रखा गया है, नहीं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि इंडिया बड़े कारों का उत्पादन ही नहीं करता, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखें तो इसका यह मतलब नहीं है कि इंडिया लग्जरियस कारों का उत्पादन नहीं करता, क्योंकि आप गौर करेंगे हम लोग जब छोटे थे ना, समझे, ये अर्ली 80s की बात कहता हूं, 82, 83, 84, 85 के आसपास। तो बेसिकली आज भले सब डिविजनल हेडक्वार्टर बन गया है, आज भले ही वो जगह उसकी गिनती शहरों में होती है, लेकिन बेसिकली वो गांव था। समय ने उसे शहर में परिवर्तित कर दिया है। तो कभी अगर गाड़ी आती थी तो छू के देखते थे हम लोग, समझे, और गाड़ी कहां से आएगी। एक बाबा कांग्रेस के नेता थे,
तो एक वो गाड़ियां आती थी, और दूसरा जो है गाड़ी के नाम पर एक बाबा थे जो सरकार बेगूसराय में जो है किसी सरकारी अधिकारी के ड्राइवर थे, तो वो गाड़ियां कभी कभी आती थी। और मुझे लगता 80, 81, 82 के आसपास मेरे टोला में ट्रैक्टर आया था। तो उस समय मार होता था छठ में ट्रैक्टर के डाला पर बैठ करके गंगा जी जाने के लिए, समझे। उसके बाद धीरे 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 चीजें बदली, धीरे धीरे चीजें बदली, और बदलते बदलते कहां चली गई। कार का मतलब होता था मारुति 800, 800। और आज के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो जब हम गाड़ी की सोचते हैं, नहीं तो बहुत नीची सोच रखते हैं, तो कम से कम वो गाड़ी कितने की होगी? तो कम से कम वो गाड़ी जो है 12-14 लाख के रेंज में होनी चाहिए। जो मारुति 800 की उस समय सोचते थे, आज वो 15 लाख के आसपास की गाड़ी के बारे में सोचते हैं। और आने वाले 5-7 वर्षों, 10 वर्षों में आप देखेंगे कि हमारी सोच 30 के रेंज में होगी। मेरी बातें समझ रहे हैं? नहीं, और अगर आप जाकर के देखें, जो कॉरपोरेट से हैं, कॉरपोरेट्स 2 और 4 और 5 साल को लेकर के विजन नहीं तैयार करते। वो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल को टारगेट करते हैं और उसके हिसाब से काम करते। ये बातें मैं इसलिए आपके साथ चर्चा कर रहा क्योंकि इंडो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद आप देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो कंपनियां हैं उन्होंने निगेटिव रिएक्शन दिया है। करीब करीब उनके शेयरों की कीमत में आप देखेंगे 5% की गिरावट आई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसकी शेयरों में 5% की गिरावट आई है। टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी की शेयरों में 2 से 3% की गिरावट आई है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो मुझे लगता बड़ी गाड़ियों के निर्माण में आप देखेंगे इंडियन में 2 प्लेयर जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, एक महिंद्रा और दूसरा टाटा मोटर्स। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आपके साथ मैंने डिस्कस करने की आवश्यकता महसूस की कि जब आप वहाँ पर यह तर्क देंगे कि हमने अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर को ओपन तो किया है, लेकिन हमने डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल कंपनियां जो हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, तो आपने तो तर्क दे दिया। लेकिन अगला काउंटर क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा कि अगर हमने उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ही किया है तो इस एग्रीमेंट के प्रति उनका रिएक्शन निगेटिव क्यों है, तो अगर आप नहीं जान रहे हैं और इसके लिए तैयार नहीं है तो फिर आपके लिए इस चीज को रिस्पॉन्ड करना मुश्किल होगा। बातें स्पष्ट हुई? अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। ये एक एडिशन था। ठीक है, मुझे लगता आज यूजीसी के लिए समय नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो टॉपिक्स हैं दोनों, तो एक तो छोटा टॉपिक है लेकिन दूसरा टॉपिक अपेक्षाकृत बड़ा है, देखने में छोटा लग रहा। सोने चांदी की कीमतों में उछाल। अब दिक्कत है, उछाल की बात करूं नहीं,
या फिर उस शब्द की बात करूं जो पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि सब कुछ ऐतिहासिक ही हो रहा है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऐतिहासिक गिरावट, और मुझे लगता है दोनों चीजों के लिए हमें तैयार रहना होगा। बेसिकली अगर आप आकर के देखें, आंकड़ों के कंटेक्स्ट में बात करूं, ठीक है, आंकड़ों के कंटेक्स्ट में बात करूं तो गाना था ना, सोना कितना सोना है, समझे? तो अब वो चीजें ज्यादा दिख रही हैं, अब वो चीजें ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही हैं, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतों में देखें, 2025 में सोने की कीमतों में अगर देखें, और विशेष करके मैं रेफर करना चाहूंगा जबरदस्त उछाल आया है। 2020 में सोना 48 से 50 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम था, 24 कैरेट, और जनवरी 2026 में देखेंगे तो यह 1,90,000 को क्रॉस कर गया। ट्रंप जब से आए हैं, और चांदी के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो को क्रॉस कर गया, और केवल जनवरी माह में अगर आप देखें तो चांदी में 66% से ज्यादा उछाल आया है। ट्रंप 2.0 करीब करीब 1 साल होने जा रहे, इस दौरान सोने में 65% का उछाल है, जबकि चांदी में 150% का उछाल है। और अगर 2026 के जनवरी 2026 के इनिशियल 4 वीक की बात करूं तो आप देखेंगे सोने में 20% की उछाल है और चांदी में 59% की उछाल है। सवाल यह उठता कि कीमतों में इस उछाल के क्या रीजन है? नहीं, तो बेसिकली इसके लिए आपको समझना होगा कि सोने और चांदी की जरूरत हमारे लिए क्या है, क्यों है, क्यों हम सोना चांदी खरीदते। तो बेसिकली अगर आप जाकर के देखें, 2 पर्पस उसके होते हैं। एक पर्पस होता है ऑर्नामेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आभूषणों के लिए कंटेक्स्ट में, और दूसरा पर्पस उसका होता है इन्वेस्टमेंट का। और हमेशा ध्यान रखें, गौर कीजिएगा इस चीज को, और 3 चीजें मैं कहूंगा। अगर मार्केट बेहतर कर रहा है तो इन्वेस्टर का ओरिएंटेशन जो है मार्केट की ओर ज्यादा होगा। म्यूचुअल फंड है, इक्विटी है, वहां पर जाकर के वो इन्वेस्ट करेंगे अगर मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और वैसी ही स्थिति में अगर आप जाकर के देखें तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से चाहे जमीन की बात करें या इन्वेस्टमेंट पर्पस से गोल्ड और सिल्वर की बात करें, प्लैटिनम की बात करें, तो आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस से उनका डिमांड कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, अगर मार्केट दबाव में है, अगर मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अगर मार्केट रिटर्न नहीं दे पा रहा है,
तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर मार्केट की बजाय किस ओर रुख करते हैं? गोल्ड, मतलब मेटल इन्वेस्टमेंट की ओर, गोल्ड और सिल्वर की ओर मूव करते हैं। नहीं, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेटल जो है सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट का सबसे प्रभावी जरिया है। यहां पर इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि सोने या चांदी में जो इन्वेस्ट करते हैं आप और जमीन में जो इन्वेस्ट करते हैं, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। और अंतर क्या है? सोने या चांदी में जो निवेश करते हैं वो एक तरह से हार्ड कैश है, जिस इन्वेस्टमेंट को आप किसी भी समय लिक्विडेट करवा सकते हैं। जमीन में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या वो उसको हार्ड कैश कह सकते हैं आप? क्या जमीन का कोई फिक्स रेट होता? जमीन का रेट किस पर निर्भर करता है? जमीन का रेट डिपेंड करता है गर्जू कौन है, बेचने वाला या खरीदने वाला। नहीं, और उसी के हिसाब से रेट निर्धारित होता। दूसरी चीज अगर आप जाकर के देखें, उसको लिक्विडेट आप करना चाहेंगे तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बस सामने वाले को पता चलना चाहिए कि बेटी का ब्याह उसको करना है, सब कुछ ठीक हो गया है, पैसे की जरूरत है, कैश है नहीं, जमीन बेचेगा, उसके बाद वो ग्राहक जमीन के लिए ढूंढता रहे और दूसरा उसके पीछे पीछे जो है ग्राहक को भड़काता रहेगा। नॉर्मल है ये? नहीं। सवाल यह उठता, थोड़ा सा और पहले जाऊं, मुझे लगता है 2004 के आसपास सोना जो है 6,500 के रेंज में था प्रति 10 ग्राम। मेरी शादी के समय 2007 में 9,500 के आसपास था। अभी अंदाजा लगा लें, इतना रिटर्न कहीं मिलेगा? इतना रिटर्न कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, एक संभावना बन सकती है जमीन में, जमीन में एक संभावना बन सकती है, समझे। दूसरे किसी जगह वो संभावना नहीं बन सकती, और जमीन वाली संभावना हाईली रिस्की होती है, पहले कहा। अभी अगर आप जाकर के देखें, ग्लोबल इकोनॉमी का जो सिनारियो है और जो अनसर्टेनिटी ग्लोबल इकोनॉमी में आपको दिख रही है, इसने कहीं न कहीं गोल्ड सुरक्षित निवेश के जरिए के रूप में गोल्ड की अहमियत को बढ़ाने का काम किया। अगर आप देखेंगे, जियो पॉलिटिकल टेंशन्स भी बढ़ रहे हैं, टैरिफ वार और ट्रेड वार ने WTO रिजिम को डिस्टर्ब कर रखा है, नहीं, और दुनिया इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म के कारण अगर आप देखें तो दुनिया कहीं ना कहीं जो है रिसेशन की, स्लोडाउन और रिसेशन की आहट को महसूस कर रही है। एक आशंका है कि नियर फ्यूचर इकोनॉमिक रिसेशन की स्थिति पैदा ना हो। तो एक तो महत्वपूर्ण रीजन यह है। दूसरा रीजन अगर आप जाकर के देखें तो डॉलर की कमजोरी, ट्रंप के आने के बाद से अगर आप जाकर के देखें, डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है। यूरो के मुकाबले ट्रंप के रिजिम में डॉलर में 13.7% की गिरावट आई है एक्सचेंज रेट में।
ठीक है। तीसरा फैक्टर देखेंगे, रुपया और तेजी से गिरा है। अगर आप जाकर के देखें तो रुपये में यह गिरावट जो है वह करीब करीब, रुपये की गिरावट को देखेंगे तो रुपये में गिरावट करीब करीब 20% के आसपास है। ठीक है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, डॉलर की गिरावट के कारण जो है गोल्ड डॉलर टर्म्स में महंगा होगा, और रुपये की गिरावट के कारण अगर आप देखें तो वो और ज्यादा महंगा होगा। तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो कई बार ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है अमेरिका के लिए वही काम करते दिखाई पड़ रहे हैं जो काम कभी गोर्बाचोव ने रूस के लिए किया था। समझे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा ध्यान रखें, ग्रेटर पावर कम्स विथ ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अमेरिका अगर सुपर पावर है तो अमेरिका को रेस्पॉन्सिबल सुपर पावर के रूप में बिहेव करना होगा। ट्रंप ने सबसे अधिक अगर डैमेज किसी को किया है मेरी समझ में, तो खुद अमेरिका को डैमेज किया है। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को उन्होंने जो है एक सुपर पावर के रूप में, अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी थी उस क्रेडिबिलिटी को उन्होंने रसातल में पहुंचा दिया है। और धीरे धीरे आप देखें, ये जो कहावत ये जो सुना होगा, अगर दोस्त हो तुम सा तो दुश्मन की जरूरत क्या है। तो कई बार ट्रंप के रवैये को देखकर आपको लगेगा कि ट्रंप दोस्त बनाने के बजाय दुश्मन बनाने की कला में माहिर है। आज के मेरे ख्याल से आज या कल के बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादकीय को आप पढ़ें, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी को लेकर ट्रंप प्रशासन के नजरिए को रखा गया है, और उसमें वो जो डॉक्यूमेंट है, वह डॉक्यूमेंट जो है वह बल प्रयोग को फोकस करता है। मतलब अमेरिका फर्स्ट और अमेरिकन फर्स्ट के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका बल प्रयोग से नहीं हिचकेगा, उसका फोकस उस पर है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो धीरे धीरे ये चीजें जारी रहेंगी, तो दो चीजें होंगी आने वाले समय में, और वो होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। एक चीज होगी, जो अमेरिका विरोधी शक्तियां हैं धीरे धीरे अपने एक दूसरे के साथ डिफरेंसेज के साथ जीना सीखेंगे, और अमेरिका के अगेंस्ट उनमें मोबिलाइजेशन होगा, उनमें कोलैबोरेशन होगा। और दूसरी चीज, जो अमेरिका के मित्र देश हैं उनके कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं अमेरिका से उनकी नाराजगी बढ़ेगी, अमेरिका से दूरी बढ़ेगी, और उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वे अमेरिकन प्रेशर को काउंटर करने के लिए अमेरिका विरोधी शक्तियों से हाथ मिलाएं और अमेरिका पर प्रेशर बिल्डअप करके उसको चेक करने की कोशिश करें, जिसकी ओर मैंने आपको इशारा किया। इसी क्रम में देखें, गौर कीजिएगा, डॉलर की लगातार कमजोरी, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी के रूप में अभी भी डॉलर की सर्वोच्चता निर्विवाद है, लेकिन डॉलर की लगातार कमजोरी ने दुनिया के सेंट्रल बैंक को इस बात के लिए विवश किया कि क्या उन्हें डॉलर के विकल्प की तलाश नहीं करनी चाहिए अगर उन्हें अपने एसेट को प्रिजर्व करना है। और इसलिए अगर आप जाकर के देखें
तो धीरे 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 उनके ओरिएंटेशन को देखेंगे तो दुनिया के विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक के द्वारा गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ाया गया है। सोने के एग्रेसिव परचेज के जरिए अपने गोल्ड रिजर्व का विस्तार किया गया है, जिसके लिए डी डॉलराइजेशन शब्द का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और उस गोल्ड रिजर्व के जरिए अपने एसेट को प्रिजर्व करने की कोशिश हो रही है। बातें स्पष्ट हुई। चौथा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, नहीं, वह है कि गोल्ड जो है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेजिंग का भी काम करता है। हेजिंग का मतलब समझते हैं? प्राइस रिलेटेड जो जोखिम होते हैं, रिस्क होते हैं, हेजिंग के जरिए उसको कम करने की कोशिश की जाती। अगर आप देखें, अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज्यादा है तो हायर इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या करता है? इंटरेस्ट बेनिफिट जो होता है, इंटरेस्ट रेट के कारण जो बेनिफिट होता है, वो उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी प्रेशर न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उस बेनिफिट को न्यूट्रलाइज करता है। और इसके कारण अगर आप देखें तो समस्या यह आती है कि कई बार इंटरेस्ट आपको जीरो या उसके नीचे चला जाता है रियल फॉर्म में। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं दे रहे हैं, बॉन्ड मार्केट में रिटर्न प्रॉपर नहीं मिल रहा है, यील्ड नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हेजिंग के लिए, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेजिंग के लिए अक्सर निवेशक गोल्ड की ओर रुख करते नहीं। इंडियन कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, स्पेसिफिक बात करूं तो 3 चीजें हैं जो इसको प्रभावित कर रही हैं। आज माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया। 3 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया। उस इकोनॉमिक सर्वे को देखें और आज के बजट के स्पीच को सुने तो आज के बजट स्पीच के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे लगातार इंडियन कॉरपोरेट्स पर अटैक किया गया है बजट स्पीच में, जो इस ओर इशारा करता है कि सरकार इंडियन कॉरपोरेट से नाराज है, उनके रवैये से नाराज है। और नाराजगी का कारण यह है, और यह नाराजगी सर्वे में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, उस नाराजगी का रीजन यह है कि कॉरपोरेट्स इन्वेस्टमेंट से परहेज कर रहे हैं। और अगर कॉरपोरेट्स डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से परहेज करेंगे तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एडवर्सली प्रभावित होगा। तो एक्सटर्नल फ्रंट पर तो हम मुश्किलें सह ही रहे हैं, इंटरनल फ्रंट पर भी हमारी मुश्किलें क्या होंगी? इंटरनल फ्रंट पर भी हमारी मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर आज के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो रुपये में कमजोरी के अलावा गोल्ड और सिल्वर की निवेश मांग में जो वृद्धि है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे कीमतें बढ़ी, आप गौर कीजिएगा, ऑर्नामेंट्स पर्पस से डिमांड जो है गोल्ड का ऑटोमेटिकली कम होगा नहीं। आज के कंटेक्स्ट में कोई अगर सोचे कि हम 50 भर गोल्ड चढ़ाएं तो उसके लिए क्या करना होगा, अंदाजा लगा लीजिए। 20 भर गोल्ड चढ़ाना चाहे तो मोटा मोटी आप लेके चले 40 लाख का गोल्ड चाहिए, और 40 लाख का गोल्ड दीजिएगा तो शादी में 80 से
लाख से लेके कम से कम 1 करोड़ खर्च कीजिएगा तब ना। और कितने की क्षमता है, कितने की क्षमता है? पहले लोअर मिडिल क्लास के रेंज में ये 20 भर था, 15 से 20 भर। अगर आप लोअर मिडिल क्लास के रेंज में हैं तो बच्चियों की शादी में गोल्ड दिए जाते थे। आज के कंटेक्स्ट में क्या ये पॉसिबल है? क्या सोच करके देखें, आज के कंटेक्स्ट में ये पॉसिबल नहीं है। तो आभूषण मांगों में कमी आई है, लेकिन निवेश मांग में वृद्धि हुई है। ठीक है, कुछ समय पहले तक देखेंगे अक्षय तृतीया पर लगातार प्रचार किया जाता था कि गोल्ड को खरीदें, एक सिक्का खरीदेंगे तो लक्ष्मी जी बैकडोर से कई सिक्के भेज देंगे, धनतेरस में खरीदें। नहीं, और जो बेचारे गोल्ड खरीदने में सक्षम नहीं थे वो चांदी से काम चलाते थे। नहीं तो सोना चांदी का भी वही हाल है। तो ये कंटेक्स है जिस कंटेक्स के कारण गोल्ड की कीमतों में आपको तीव्र उछाल दिखाई पड़ता। अब दूसरा प्रश्न उभरता है कि ये जो पिछले 3 दिनों से गिरावट आ रही है चांदी में और गोल्ड में, इस गिरावट की व्याख्या कैसे करेंगे? अगर 30 जनवरी की बात करूं तो एक दिन में प्रति किलो चांदी के रेट में करीब करीब 40,638 रुपए की गिरावट आती है। और यह ध्यान रखिएगा, बर्बाद करने की पूरी तैयारी है। सोने की कीमतों में 9,545 रुपए की गिरावट आती है। और अभी अगर आप जाकर के देखें तो आज तक की बात करूं तो करीब करीब चांदी में यह गिरावट करीब करीब 65,000 के आसपास है। सोने में भी गिरावट करीब करीब मेरे ख्याल से 15 के आसपास है, 13 या 15 न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएंगे। सवाल उठता है इस तीव्र गिरावट के कारण क्या है? ठीक है, और अगर आप वायदा बाजार में जाएं, तो वहां पर तो यह गिरावट आपको 60 पे है। अकेले चांदी में 27% की गिरावट है, करीब करीब 1,08,000 रुपए की गिरावट है। वायदा बाजार समझते हैं या नहीं? फ्यूचर ट्रेडिंग जहां होता है, नहीं, 2 बाजार होता, एक स्पॉट मार्केट होता और दूसरा फॉरवर्ड मार्केट होता है। स्पॉट मार्केट में आप देखेंगे इमीडिएट ट्रेडिंग होती है, सेल और परचेज इमीडिएट होता है। और वायदा बाजार में जो है, वायदा बाजार में ट्रेडिंग ऑन पेपर होती है और फ्यूचर पर उसको डील को फ्यूचर पर किया जाता और उसकी कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों को फॉलो करते हुए दोनों पक्ष में से कोई भी कभी भी उस डील से बाहर आ सकता है। तो जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो स्पेकुलेशन को प्रमोट करता है, एक तरह से सट्टेबाजी है। अनुमान के आधार पर आपने किसी से डील किया, जिससे आपने डील किया उसने किसी से डील किया, ठीक है। तो इस तरह से डिमांड क्या करता है, रेट को कमोडिटी मार्केट, फ्यूचर मार्केट के या फॉरवर्ड ट्रेडिंग जहां होती है उसके मार्केट को प्रभावित करता हुआ आता है और वो कैरी फॉरवर्ड है सीरीज। तो अगर आप जाकर के देखें वायदा बाजार में चांदी की कीमतों में 27% की गिरावट दिखाई पड़ती है। जो चांदी 4 लाख प्लस चला गया था प्रति किलो, 1,07,000-8,000 के आसपास की वह गिरावट वहां होती है। जबकि सोने के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें यह गिरावट 12% की है। सोने के वायदा बाजार में एक दिन में गिरावट जो है 20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज़्यादा का है।
सवाल यह उठता, इसके रीजन क्या है? नहीं, तो एक शब्द है, फ्रेज है, मार्केट करेक्शंस। नहीं, दोस्ती करते हैं ना, हाँ, तो दोस्ती करते हैं तो इनिशियल एक फेज होता दोस्ती का, हर संबंध का एक हनीमून पीरियड होता। नहीं, और वो जो इनिशियल फेज होता है, जब आप रोमांटिक होते हैं तो वहां पर तन समर्पित, मन समर्पित और वह जीवन समर्पित वाली स्थिति होती है। नहीं, लेकिन एक समय के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है या नहीं। और अगर आप रोमांटिक हैं, रियलिस्टिक नहीं हैं, तो नॉर्मलाइजेशन को बर्दाश्त आप नहीं कर पाएंगे और संबंध वहीं पर टूट जाता है। बातें समझ में आई? अगर आप रियलिस्टिक हैं तो आप ये अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, तन समर्पित, मन समर्पित और या जीवन समर्पित ये हमेशा नहीं होता। ये एक समय के बाद ये चीजें समाप्त होंगी। तो ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे किसी भी चीज की कीमत अगर बढ़ती है तो एक समय के बाद देखेंगे मार्केट कोर्स करेक्शन करता, धराम से गिरावट आती है और फिर वह सेटल करता है। और इसी कोर्स करेक्शन के क्रम में प्रॉफिट मेकिंग का भी काम होता है। तो वही चीजें यहां पर भी हुई। नहीं, दूसरी चीज अगर आप जाकर के देखें, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के रूप में केविन वार्स के अपॉइंटमेंट की जैसे घोषणा होती है ट्रंप सरकार के द्वारा, तो वैसी स्थिति में देखेंगे वार्स को माना जाता है, और कई जगह जो रिएक्शन हमने देखे, इससे बेहतर चुनाव नहीं हो सकता था केविन वार्स से। और इसके कारण अगर आप जाकर के देखें तो दो चीजें होती हैं। केविन वार्स के बारे में माना जाता है कि वो ऑर्थोडॉक्स सोच रखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स सोच रखते हैं, और उस ऑर्थोडॉक्स सोच के कारण यह माना जा रहा है कि जो अमेरिका पर दबाव निर्मित हुआ है, अमेरिका पर जो दबाव निर्मित हुआ है, उस दबाव को कम करने के लिए वे कहीं न कहीं जो है मौद्रिक नीति का सहारा लेंगे। इस आशा के कारण आप देखेंगे पिछले 3 दिनों के दौरान आप देखेंगे डॉलर में भी मजबूती देखने को मिलती है, और कहीं न कहीं मार्केट में भी जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता दिखता है। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो इन्वेस्टर का ओरिएंटेशन किसकी तरफ होगा? फिर मार्केट की तरफ होगा। नहीं, गोल्ड की ओर से, मेटल की ओर से उनका ओरिएंटेशन क्या होगा? कम होगा। तो ये रीजन है जिसके कारण आपको ये चीजें दिख रही हैं। डॉलर की मजबूती का भी असर होता, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर करेंसी कमजोर होती है तो आयात महंगा होता है, करेंसी मजबूत होती है तो आयात सस्ता होता है। तो इससे भी उसको कनेक्ट करके देखें। क्लियर? यहां तक में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूं।
नेक्स्ट टॉपिक है वह है रुपए की गिरावट, डेप्रिसिएटिंग रुपीज। देखें, सवाल यह उठता कि रुपया गिर क्यों रहा है, और इसी कंटेक्स्ट में बात करूं तो रुपये में गिरावट की दर क्या है। अगर आंकड़ों के कंटेक्स्ट में बात करूं तो 29 जनवरी को रुपया 91.97 पर बंद हुआ। मतलब $1 के लिए 91 रुपया 97 पैसा खर्च करना होता। और उस दिन अगर आप जाकर के देखें तो रुपया 92 को क्रॉस कर गया, एक समय में 92 के ऊपर चला गया। जनवरी 2025 से अब तक देखें तो रुपया में डॉलर के सापेक्ष 8.5% की गिरावट आई और यूरो के सापेक्ष रुपये में 20% की गिरावट आई। ठीक है, गौर कीजिएगा, पिछले 5 साल में यह गिरावट, डॉलर के सापेक्ष रुपये में गिरावट 22.36% की है। नहीं, और लास्ट डिकेड की बात करूं तो यह गिरावट 35% से ज्यादा की है। दिसंबर 2015 में रुपया 66 रुपये 64 पैसे के स्तर पर था और 30 जनवरी को यह 91.97 के स्तर पर था। तो अगर आप देखें दिसंबर 2015 से 30 जनवरी तक यह गिरावट 38% की गिरावट है। नहीं, सवाल यह उठता, एक और बिंदु मैं बतला दूं, फिर उसके इंपैक्ट की चर्चा करूंगा, रीजन और इंपैक्ट की। कुछ समय पहले तक अगर आप जाकर के देखें तो कुछ समय पहले तक आप देखेंगे जब एक्सचेंज रेट की बात करते हैं ना तो 2 चीजें आती हैं, नियर और रियर। देखिए, यही चीजें हैं जहां से प्रश्न उठा करके पूछे जा सकते हैं, जहां पर आप फंस सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट तो आप परिचित हैं कि डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी और फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में जिस रेट पर कन्वर्ट किया जाता है वही एक्सचेंज रेट है। नियर और रियर क्या है, पीटी के लिए पढ़ते होंगे तो वहां पर बीपीएससी ने तो नहीं, लेकिन यूपीएससी ने प्रश्न कई बार यहां से पूछा है। नियर मींस नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियर मींस रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है,
तो जब हम नियर के साथ नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के साथ हम दोनों देशों के इन्फ्लेशन रेट के डिफरेंसेस को एडजस्ट करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है? रियर प्राप्त होता है। रियर का मतलब होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। अगर आप देखें, जब भारत हायर इन्फ्लेशन के फेज में था, तो रुपीज जो है ओवर वैल्यूड था। ठीक है, उस समय अगर आप जाकर के देखें, नवंबर 2024 को रेफर करूं, तो रियर इंडेक्स जो है वह 108.1 के रिकॉर्ड स्तर पर था, और अक्टूबर 2025 की बात करूं तो जो रियर इंडेक्स है 97.5 के स्तर पर था। ठीक है, अगर आप जाकर के देखें तो ओवर वैल्यूड रुपया नवंबर 2024 में था, और अंडर वैल्यूड रुपया कब है? अक्टूबर 2025 में। क्योंकि अगर आप जाकर के देखें, अभी इन्फ्लेशन का रेट बाजार में भले आपको लगे महंगाई बढ़ी हुई है, या बाजार जाके महसूस होता है कि महंगाई कम है, चीजें सस्ती मिल रही हैं, नहीं, लेकिन कम से कम यहां पर अगर आप जाकर के देखें CPI WPI अगर आप पलटेंगे, तो अगर आप जाकर के देखें तो अभी हमारे यहां जो इन्फ्लेशन रेट है वो आपको अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जापान जैसे देशों से भी कम है। ठीक है, और इसी के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, उसका रियर इंडेक्स जो 100 के नीचे है। यहां तक बातें समझ में आ गई? अब रुपया कमजोर होता है तो क्या होता है? कमजोर रुपया अच्छी चीज है, कमजोर रुपया बुरी चीज है। ठीक है, फिर यह फंसाने वाली चीज है। अगर किताबों की चीजों को पढ़ करके वहां पर रिप्लाई करेंगे तो बुरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि जो आंकड़ा हमने आपको दिया, उस आंकड़े के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको बतलाया कि दिसंबर 2015 से 30 जनवरी 2026 के बीच डॉलर के सापेक्ष रुपये के एक्सचेंज रेट में 38% की गिरावट आती है। नहीं, और आपने पढ़ा कि गिरता हुआ रुपया जो है वह क्या करता है? निर्यात को सस्ता करता है। नहीं, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। नहीं, इससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा तो उस स्थिति में फॉरेक्स अर्निंग बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग बढ़ेगी, और अगर ऐसा होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पर यह पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। नहीं, एट द सेम टाइम देखें, डिप्रिसिएटिंग रुपीज के करेंसी के कारण आयात महंगा होता है। आयात अगर महंगा होगा तो उस स्थिति में आयात हतोत्साहित होगा, डिमोट होगा, क्योंकि आयात महंगा होगा तो आयातित उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर होगी। नहीं, और आयातित उत्पादों के सापेक्ष घरेलू उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता ऑटोमेटिकली बेहतर होगी। नहीं,
और यह सिचुएशन जो है वह डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल साबित होगा। आयात में कमी आएगी तो फॉरेन करेंसी का डिमांड क्या होगा? कम होगा, सप्लाई बढ़ेगा नहीं। और दोनों तरीके से अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पर प्रेशर बिल्डअप है तो वो प्रेशर ईज होगा, ये फेवरेबल सिचुएशन है। लेकिन सवाल यह उठता कि जाइए 2015-16 में इंडिया के एक्सपोर्ट को देखें, इंडिया के एक्सपोर्ट को देखें और ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया के शेयर को देखें और 38% की इस गिरावट के बाद 2024-25 में 2025-26 में ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया के शेयर को देखें और एक्सपोर्ट वॉल्यूम को देखें। ठीक है, क्या ग्लोबल एक्सपोर्ट में हमारे शेयर में विशेष फर्क पड़ा है क्या? प्रश्न मेरा समझ में आ रहा नहीं? तो यहां पर आपको यह समझना है कि डिप्रिसिएटिंग रुपीज के कारण निर्यात के सस्ता होने की संभावना होती है, आयात के महंगा होने की संभावना होती है, लेकिन एसेंशियली ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। और यह बात मैं क्यों कह रहा? क्योंकि आपको यह भी देखना है कि हमारे ट्रेडिंग पार्टनर जो हैं, हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर हैं, वहां की करेंसी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर आप भी इंडियन करेंसी भी डिप्रिसिएट कर रही है, अमेरिकन करेंसी भी डिप्रिसिएट कर रही है, तो एक का डिप्रिसिएशन दूसरे के डिप्रिसिएशन के इंपैक्ट को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा या नहीं? बेनिफिट को न्यूट्रलाइज करेगा या नहीं? बात समझ में आई? दूसरी बात जो रुक करके समझने की जरूरत है वह यह कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, इसको थोड़ा सा लार्जर कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिएगा। इंडियन एक्सपोर्ट के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो आप देखेंगे यह री एक्सपोर्ट का फॉर्म लिए हुए है, पुनर्निर्यात। और री एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वह कहीं ना कहीं जो है उसकी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी ज्यादा है नहीं? तो अगर डिप्रिसिएटिंग रुपीज के कारण एक्सपोर्ट सस्ता हो रहा है नहीं, तो डिप्रिसिएटिंग रुपीज के कारण इंपोर्ट महंगा हो रहा है। और इंपोर्ट अगर महंगा हो रहा है तो एक्सपोर्टिंग आइटम में जिस हम इंपोर्टेड इनपुट का इस्तेमाल कर रहे वह भी तो महंगा हो रहा है, और वह डिप्रिसिएशन के एक्सपोर्ट पर इंपैक्ट को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। इस पहलू को भी ओवरलुक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा डिप्रिसिएटिंग रुपीज हमेशा एक्सपोर्ट के लिए हेल्पफुल हो ये जरूरी नहीं है। इस पहलू को ध्यान में रखेंगे। हो सकता है शॉर्ट टर्म में उससे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, वो एक अलग चीज। एक और बात ध्यान रखेंगे, चाहे हम एक्सपोर्ट कर रहे हों या हम इंपोर्ट कर रहे हों, दोनों जगहों पर देखेंगे
एक्सचेंज रेट के फ्लैक्चुएशन के अगेंस्ट हेजिंग का सहारा लिया जाता है। नहीं कि एक्सचेंज रेट में जो फ्लैक्चुएशंस है वह फ्लैक्चुएशंस जिस रिस्क को जन्म देता है, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हेजिंग का सहारा लिया जाता। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेजिंग भी तो एक्सचेंज रेट के फ्लैक्चुएशन के इंपैक्ट को मिनिमाइज करने में हेल्पफुल है। यह तीसरी बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। बातें समझ में आ रही है? हेजिंग समझ में आ रहा है ना? हेजिंग समझ में आ रहा है या नहीं? हेजिंग एक प्रकार का इंश्योरेंस है, ठीक है? ठीक है, जैसे अभी हमने फॉरवर्ड ट्रेडिंग की बात की, नहीं, अक्सर आप देखेंगे एग्रीमेंट जब हम करते तो उसमें ये होता कि एट दैट मोमेंट, अभी के कंटेक्स्ट में हमने एग्रीमेंट किया, नहीं, अगर डॉलर ही खरीदना है तो डॉलर को हमने हेज किया आज के रेट पर। हो सकता है उस समय रेट उसका उससे ज़्यादा हो, लेकिन एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक उसी रेट पर हमें वो डॉलर उपलब्ध होगा, तो उस फ्लैक्चुएशन को मिनिमाइज किया गया या नहीं। लेकिन हेजिंग के एक कॉस्ट होती है, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखिए, जब फ्लैक्चुएशन की संभावना कम होती है तब हेजिंग की तरफ बढ़ने से परहेज किया जाता है। और जब फ्लैक्चुएशन की क्योंकि एक कॉस्ट भी तो उसका है, और जब हेजिंग की संभावना ज़्यादा होती है, फ्लैक्चुएशन की संभावना ज़्यादा होती है, तो उस स्थिति में हेजिंग का सहारा लिया जाता। वो ऑपरेशनल कॉस्ट माइनर बढ़ा देता है, लेकिन वो हायर रिस्क से प्रोटेक्शन प्रदान करता हुआ आता। अब बातें समझ में आई? अब अगर हम जाकर के देखें, सवाल है रुपए में गिरावट का कारण, ये सब समझ में आ गई बात। रुपए में गिरावट के रीजन क्या है? तो पहला रीजन अगर आप जाकर के देखें तो वो है वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट। हमारा जो व्यापार घाटा है वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है? 2024-25 के कंटेक्स्ट में बात करूं तो हमारा जो मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट था वो करीब करीब 283 बिलियन यूएसडी था, 283 बिलियन यूएसडी, ठीक है? और अगर टोटल ट्रेड की बात करें, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड दोनों की बात करें, तो वह जो है 94.41 बिलियन था। अब बातें समझ में आई? मतलब यह कि हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है, हमारा सर्विसेज सेक्टर जो है ट्रेड डेफिसिट को, सर्विसेज सेक्टर का सरप्लस जो है मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट को कंपनसेट करने में समर्थ नहीं है। और इसलिए अगर आप जाकर के देखें, करेंट अकाउंट डेफिसिट में है। और करेंट अकाउंट के डेफिसिट में होने का मतलब क्या है कि हमें फॉरेन कैपिटल के इनफ्लो के जरिए उसको कंपनसेट करना होगा। और फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो दो तरीके से होगा, एक एफडीआई के फॉर्म में और दूसरा पोर्टफोलियो निवेश के फॉर्म में। एफडीआई जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और पोर्टफोलियो निवेश जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है।
इसलिए पोर्टफोलियो मनी को हॉट मनी भी कहा जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है या पोर्टफोलियो कैपिटल जो होता है उसका प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच होता है। जब तक उसे लाभ की संभावना दिखेगी तब तक इनफ्लो बना रहेगा, और जैसे खतरा नजर आएगा बैक की प्रवृत्ति वहां पर दिखेगी। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो ये एक बड़ा झोल है। अगर आप देखें 2025 अप्रैल से दिसंबर 2025 के कंटेक्स्ट में कहूं, शायद थोड़ा सा कंपेयर करके बात अगर करूं तो चीज़ों को समझ पाना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान होगा। हमारा जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है उसमें 2.44% का इंक्रीज है मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में, लेकिन हमारा जो मर्केंटाइज इंपोर्ट है उसमें 6% की वृद्धि दिखाई पड़ती है। मतलब निर्यात में वृद्धि दर की तुलना आयात में वृद्धि दर क्या है? करीब करीब 2.5 गुनी है, करीब करीब 2.5 गुनी नहीं। और इसलिए अगर आप देखें हमारा जो मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट जो है अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान करीब करीब 224 बिलियन से बढ़कर 248 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया, और ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट जो है 88 बिलियन से बढ़कर 96.6 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया। कहने का तात्पर्य यह कि अभी 3 महीना बाकी ही है, लेकिन पिछले साल का जो हमारा टोटल ट्रेड डेफिसिट था उसको हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। और इसलिए आने वाले समय में यह उम्मीद की जा रही है इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो करेंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 0.6% के स्तर 0.7% के स्तर पर था, वह करेंट अकाउंट डेफिसिट इस बार जीडीपी के 1.4% के स्तर पर पहुंच जाएगा। तो ऑब्वियसली बढ़ता हुआ व्यापार घाटा भुगतान संतुलन पर दबाव उत्पन्न कर रहा है, और वह रुपये की गिरावट में एक्स फैक्टर का काम कर रहा है। नंबर 2 अगर आप जाकर के देखें, दूसरी बात जो है, पिछले जनवरी 2026 में देखें तो एफपीआई का आउटफ्लो 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, और 2025 में एफपीआई का आउटफ्लो 11.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। नहीं, मतलब जनवरी 2025 से अब तक 2 ट्रिलियन रुपए का आउटफ्लो है। ऐसे में तो क्रैश कर जाना चाहिए था शेयर मार्केट, क्रैश कर जाना चाहिए था। लेकिन शेयर मार्केट अगर जो है सरवाइव कर रहा है तो इसका कारण यह है कि एफपीआई के आउटफ्लो ने जो प्रेशर क्रिएट किया उस प्रेशर को डोमेस्टिक इक्विटी म्यूचुअल फंड ने रिलीज किया, क्योंकि डोमेस्टिक इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 3.5 ट्रिलियन रुपए का निवेश किया है शुद्ध, और इनमें देखेंगे लीडिंग रोल जो है रिटेल इन्वेस्टर का रहा है, जो छोटे खुदरा निवेशक हैं, हम आप जैसे लोग, इन्होंने बचा रखा है उसको।
ठीक है। तीसरी बात जो उठती है, आखिर एफपीआई का आउटफ्लो क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? नहीं तो एक तो कंटेक्स्ट देखेंगे, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एक्सटर्नल सिनारियो है वह बहुत एश्योरिंग नहीं है। कारण पर चर्चा हो चुकी है मेरी। अमेरिका के साथ जो टैरिफ डिस्प्यूट है, नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी में जो अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस उस अनसर्टेनिटी को जो बढ़ाने का काम कर रहे। चौथा, जनवरी 2026 में यूरोपियन यूनियन के द्वारा कार्बन टैक्स को जो लागू किया गया है, नहीं, जिससे स्टील और सीमेंट सहित भारत के 6 निर्यात मद के व्यापक स्तर पर प्रभावित होने की संभावना है। तो इसके कारण देखेंगे हमारा जो इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर है वो बहुत प्रेशर में है। और यहां पर यह चीज ध्यान रखेंगे, हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो कहीं ना कहीं जो है स्टैग्नेंसी वाली स्थिति में है। और स्टैग्नेंसी वाली इस स्थिति में उस पर दबाव का निर्मित होना मल्टीप्लाइंग इंपैक्ट इफेक्ट को क्रिएट कर रहा है। नहीं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते कि 2020 से अब तक हमारा जो एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट है 9.4% एनुअल है, एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट। और यहां एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट में टोटल की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मर्केंटाइज एक्सपोर्ट के ग्रोथ रेट की बात करें तो यह 6.4% के स्तर पर है। ठीक है, जो यह बतला रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्टिंग इकोसिस्टम है वो बहुत फेवरेबल नहीं है, बहुत एश्योरिंग नहीं है। नहीं, दूसरी बात अगर आप जाकर के देखें, एट फर्स्ट ग्लांस आप जाकर के देखें तो हमारा इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत दिख रहा है। चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, चाहे इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें, चाहे इन्फ्लेशन के सिनारियो को देखें, चाहे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर के परफॉर्मेंस को देखें, रेनफॉल को देखें, ये सारी चीजें क्या कह रही हैं कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत हैं। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है, तो एक फैक्टर डॉलर की कमजोरी को भी आप कोट कर सकते, वैश्विक मांग संकेतकों के कंटेक्स्ट को भी देख सकते। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो रुपए की यह गिरावट जो है ये कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के कंट्राडिक्शंस की ओर इशारा करती है। ठीक है, और अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो बेसिकली कुछ चीजों को आपको समझना होगा। ठीक है, जैसे अगर आप देखें, अगर चाइनीज इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी की तुलना करें तो एक आंकड़ों के कंटेक्स्ट में मैं बात करना चाहूंगा। बेसिकली अगर आप जाकर के देखें तो आप देखेंगे कि 2023 का जो सिनारियो है हमारा एक्सपोर्टिंग सिनारियो
तो मर्केंटाइज ट्रेड में हमारा शेयर 1.8% है और सर्विसेज एक्सपोर्ट में हमारा शेयर 4.3% है। और ओवरऑल कंटेक्स अगर देखें, तो पिछले ढाई दशकों के दौरान जो है ग्लोबल एक्सपोर्ट में ग्लोबल मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में हम अपने शेयर को डबल तक कर पाने की स्थिति में नहीं। जबकि चाइना के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, ग्लोबल एक्सपोर्ट में चाइना का शेयर 2001 में 4% था और 2022 में चाइना का शेयर जो है 15% प्लस है। ठीक है, अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो इस चीज को समझने की जरूरत है, इतना बड़ा अंतर क्यों है। तो एफडीआई का इनफ्लो भारत की तरफ भी है, एफडीआई का इनफ्लो चाइना की तरफ भी है, लेकिन दोनों की प्रकृति, दो चीजों में अंतर है, वॉल्यूम में अंतर है और नेचर में अंतर है। इंडिया की तुलना चाइना की ओर एफडीआई का इनफ्लो ज्यादा है और दूसरा इंडिया की तरफ जो एफडीआई का इनफ्लो है वो डोमेस्टिक मार्केट ओरिएंटेड है, वह भारत के घरेलू उपभोक्ता बाजार को टारगेट करता है। जबकि चाइना की ओर एफडीआई का जो इनफ्लो है वह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। इंडिया में जो एफडीआई हो रहा है वह मतलब एक्सपोर्ट में इंडियन एक्सपोर्ट के लिए वह उतना फेवरेबल नहीं है, वह इंडिया के डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट के जो ग्रोथ पोटेंशियल है, मार्केट पोटेंशियल है, उसको कैपिटलाइज करवाने की कोशिश में है। जबकि वहां पर चाइना के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो उसके एक्सपोर्ट से को ट्रांसफॉर्म करने में चाइनीज एफडीआई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नहीं, सवाल यहां पर यह उभर करके आता, ऐसा क्यों? तो भारतीय निर्यात की प्रकृति को अगर आप जाकर के देखें तो भारतीय निर्यात की इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी ज्यादा है। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, मतलब भारतीय निर्यात के प्रमुख मदों को देखें, क्या क्या हम प्रमुख मद कौन है भारतीय निर्यात के? रत्न और आभूषण अगर है तो गोल्ड को हम इंपोर्ट करते हैं, नहीं? रिफाइनरी उत्पाद है तो पीओएल को हम इंपोर्ट करते हैं, नहीं? फार्मास्यूटिकल सेक्टर है तो रॉ मटेरियल हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो वहां पर भी हम देखेंगे, राहुल गांधी ने एक बात कही थी जो चुभा था, जो बातें चुभी थी कि बेसिकली हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, बेसिकली हम असेंबलिंग का काम करते हैं। वह हार्श रियलिटी है, वो इंडियन इकोनॉमी की और इंडियन एक्सपोर्ट की यह हार्श रियलिटी है। ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे एक्सपोर्ट का महत्वपूर्ण मद है, वहां पर भी अगर आप जाकर के देखें तो रॉ मटेरियल हम नहीं, मध्यवर्ती विनिर्माण उत्पादों को हम इंपोर्ट करते हैं और फिर यहां से एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक तो यह समस्या है। दूसरी समस्या अगर आप जाकर के देखें तो दूसरी समस्या आप देखेंगे
तो हमारे यहां लॉजिस्टिक कॉस्ट, लॉजिस्टिक लागत ज्यादा है। एक लॉजिस्टिक लागत ज्यादा है जो भारत के साथ समस्या है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल का प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। तीसरा, पॉलिसी में क्लैरिटी का अभाव है। चौथा, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है। और पांचवा, अगर आप जाकर के देखें, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन में जो है हमारा लिमिटेड शेयर है। नहीं तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, चाय भिजवा दें विश्वजीत जी, चाय कॉफी जो कहिए भिजवा देते हैं, समझे। और एग्जामिनेशन हॉल में भी नींद बड़ी जबरदस्त आती है, समझे। तो अगर आप जाकर के देखें, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी हमारी इकोनॉमी की ज्यादा है, इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी हमारी इकोनॉमी की ज्यादा है। और अगर भारत के इंपोर्ट बास्केट को देखेंगे तो वह लिमिटेड है। आप काउंट कर लें 5 मेजर आइटम को, पीओएल को, गोल्ड को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, खाद्य तेल को और मध्यवर्ती विनिर्माण उत्पाद को, और देखें कि इनका इंपोर्ट में कितना शेयर है, समझे। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर है उसमें एक स्टैग्नेंसी है, और यह इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो जो गिरते हुए रुपये के बाहरी कारणों की हमने चर्चा की, वो ट्रिगरिंग फैक्टर है, वो मूल कारण नहीं है। मूल कारण उसका क्या है? मूल कारण है ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस जो इंडियन इकोनॉमी में मौजूद है। और जब तक इस स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेज को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश नहीं की जाती है, तब तक समस्या बनी रहेगी। इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिलने जा रहा है। और इसलिए अगर आप जाकर के देखें, डिप्रिसिएटिंग रुपीज से बहुत उम्मीद ना करें। ठीक है, ठीक है, एक ऐसा सिनारियो निर्मित हुआ है, क्योंकि अब तक अगर आप जाकर के देखें तो अब तक आप देखेंगे हमने कई तरीके अपनाए उसको मैनेज करने के लिए। ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट हमारा था, और हमने वेरियस टैरिफ, वेरियस ट्रेड मेजर्स को अपना करके हमने कहीं ना कहीं टैरिफ के जरिए, निर्यात प्रतिबंधों के जरिए, क्वालिटी कंट्रोल के जरिए हमने उसको मैनेज करने की कोशिश की। इन्फ्लेशन को भी मैनेज करने की कोशिश की और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया। पिछले कुछ समय के दौरान ऐसे सिनारियो उत्पन्न हुए कि आरबीआई ने स्ट्रैटेजिक पॉलिसी, मतलब आप कह सकें कि स्ट्रैटेजिक मॉडिफिकेशंस किए, जैसे लचीली एक्सचेंज रेट पॉलिसी को अपनाया। ठीक है, रुपये के एक्सचेंज रेट में जो रुपये में जो डिप्रिसिएशन है उसको कैलिब्रेट करने की कोशिश की। और कैलिब्रेट करने की कोशिश करने का मतलब रुपये को जानबूझ करके कमजोर होने देना, हस्तक्षेप करने से परहेज करना। लेकिन अगर आप जाकर के देखें तो यह समस्या का समाधान नहीं है। अगर समस्या के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहते, अगर आप एक्सचेंज रेट को इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड करना चाहते इससे जुड़ी हुई समस्या को, तो इसके लिए दो चीजों की जरूरत है। नंबर 1, हम अपनी एक्सपोर्ट कैपेसिटी को इन्हांस करें, एक्सपेंड करें। एंड नंबर 2, कॉम्पिटिटिवनेस के फ्रंट पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक परेशानियां जो हैं वो कहीं ना कहीं बनी रहेंगी। और यहां पर एक और चीज जो ध्यान में रखने की है
ठीक है, वह यह है कि जो एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी है, अगर आप गौर करें तो एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी जो भी है वो अपने एक्सपोर्ट को एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन के जरिए सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करती। अक्सर उनको आप देखेंगे कि वहां पर करेंसी मजबूत स्थिति में होती और जिस स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेज की बात हमने की उस स्ट्रक्चरल बैलेंसेज को क्रिएट करके वो एक्सपोर्ट को मैनेज करने की स्थिति में होते। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो एक और पहलू जो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है वह यह कि डिप्रिसिएटिंग रुपीज जो है वह एडिशनल प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि डिप्रिसिएटिंग रुपीज के कारण क्या होता, तो जो विदेशी ऋण होते हैं, जो ईसीबी होता है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग किसको कहते, जो कि हम ओपन मार्केट से बोरो करते हैं, ऋण लेते हैं। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो वह उनकी लागत को बढ़ा देता है और इसके कारण अगर आप जाकर के देखें तो मुश्किलें भारतीय कॉरपोरेट सेक्टर पर, जिन्होंने ईसीबी के रूप में लोन ले रखा है, उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। यद्यपि अभी अगर आंकड़ों के कंटेक्स्ट में बात करूं तो 2022-23 में जो ईसीबी के जरिए पूंजी जुटाई गई उसमें 70% ईसीबी जो है हेज्ड थी, अर्थात एक्सचेंज रेट के इस फ्लक्चुएशन से वो सुरक्षित थी। लेकिन 30% जो अनहेज्ड ईसीबी थी वहां पर तो एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट दिखेगा। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आप इस चीज को समझें, रुपये की गिरावट जिस समस्या को जन्म दे रही है, आरबीआई शॉर्ट टर्म में वह जो है उसको मैनेज करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को मैनेज करने में उसका लिमिटेड रोल है, मॉनेटरी पॉलिसी का उस लिमिटेड रोल है। उसको अगर मैनेज करना है तो उसको मैनेज करने के लिए हमें इकोनॉमिक पॉलिसी के फ्रंट पर रिस्पॉन्ड करना होगा। चाहे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कंटेक्स्ट में जो बात की, पॉलिसी को लेकर के जो एम्बिग्यूटी होती है हमने उसके कंटेक्स्ट में बात की, हमने लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की बात की, हमने एक्सपोर्टिंग पोटेंशियल को इन्हांस करने की बात की। तो ये जो डायमेंशन थे इसके परिप्रेक्ष्य में उसको देखे जाने की जरूरत है। यहां तक में अब कोई भी प्रश्न हो किसी भी रूप में हो तो पूछ सकते, बतलाइए। कोई प्रश्न नहीं? चलिए तब अब काम कीजिए, आज यहीं पर अब रुकता हूं। दो चीजें बाकी रह गई हैं मेरे कैलकुलेशन में, एक यूजीसी और दूसरा क्या कहा था, बोर्ड ऑफ फीस और ईरान। ठीक है, मैं रेफर कर दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। नहीं होगा तो चूंकि मेंस वाले बैच को भी करवाना ही हमें है तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली उसको इधर शिफ्ट करके थोड़ा सा 1 से 2 दिन मुझे चाहिए काम करने के लिए, तो सूचना दे दूंगा डिफरेंट ग्रुप में, उसको हम वहाँ पर कवर करवा देंगे। ओके, थैंक यू।